हेलो और नमस्कार। आप सभी मित्रों का इस लॉकडाउन में मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज का विषय मैं लेके आया हूँ विराम चिन्ह। हिंदी भाषा व्याकरण में विराम चिन्हों का बड़ा उपयोग है, जिसमें पंक्चुएशन कहते हैं। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, हम शुरू करते हैं विराम चिन्ह। अब देखिए, इसमें 4 वाक्य दिए हुए हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। लेकिन कॉमा कहाँ लगा, डंडी कहाँ लगी है? पहले में देखिए, रोको मत जाने दो, इसमें रोको के बाद डंडी लगी है। रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोक लो उसे, मत जाने दो। और दूसरे में रोको मत, मत के बाद कॉमा लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? रोको मत जाने दो, मतलब पहले में आप रोक रहे थे, दूसरे सेंटेंस में कॉमा जब मत के पीछे लग गया तो उसका मतलब ये हो गया कि उसे चले जाने दो। पहले में ना जाने दो, दूसरे में चले जाने दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाक्य में भावों की स्पष्टता के लिए रुकना ही विराम चिन्ह कहलाता है, और विराम को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में आते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो साथियों, हम पढ़ते लिखते जब भी अपनी किताबों में देखते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे कॉमाज या सेमी कॉलन या डंडी या जो भी वहाँ पे इस तरह के विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, उससे जो वाक्य का भाव है वो बदलता रहता है। तो देखिए, प्रमुख विराम चिन्ह कौन से हैं। सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी जानकारी है कि हिंदी में जितने भी विराम चिन्ह हैं वो सभी अंग्रेजी से आए हैं, और अब स्थिति यह है कि वे अब हिंदी के अभिन्न अंग बन गए हैं। तो देखिए, उनमें पूर्ण विराम है जिसका निशान आगे दिया हुआ चिन्ह डंडी। अर्ध विराम में देखिए कॉमा के ऊपर बिंदु है। विस्मयादि बोधक चिन्ह में, जिसे हम हैरानीवाचक चिन्ह भी कहते हैं, योजक में। तो ये सभी चिन्ह हैं, और ये सभी अंग्रेजी में हम इन्हें क्या कहते हैं? जैसे फुल स्टॉप को पूर्ण विराम कहते हैं, क्वेश्चन मार्क को हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, कॉमा को अल्प विराम कहते हैं, क्वेश्चन मार्क को उद्धरण चिन्ह कहते हैं, कॉलन को अपूर्ण विराम कहते हैं, सेमी कॉलन को अर्ध विराम कहते हैं। तो ये अंग्रेजी में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्या होता है कि जो चलन में हम ऐसे बोलते हैं ना, तो हमें सीखना आसान हो जाए कि उसे कहते क्या हैं। जैसे हाइफन को हाइफन चिन्ह, राउंड ब्रैकेट्स को छोटा कोष्ठक। अब कोष्ठक हम ब्रैकेट कहते हैं शुरू से। अब सबसे पहले हम इसके भागों की बात करेंगे। देखिए, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, जो हम डंडी लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे राम खाना खाता है, अब वाक्य खत्म हो गया, डंडी लग गई। मोहन स्कूल जाता है, खत्म हो गया, डंडी लग गई। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, डंडी लगा दी, मतलब वाक्य खत्म हो गया। तो पूर्ण विराम का मतलब कि पूर्ण, पूरी तरह से विराम, भैया सेंटेंस खत्म हो गया, आप डंडी लगा दो। अब दूसरा देखिए, अल्प विराम, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं कहते कहते अपनी बात, वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। जब तीनों की बात कर रहे हैं तो बीच बीच में कॉमा, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान पूजे जाते हैं। अब देखिए, उपविराम, उपविराम को कॉलन कहते हैं। इसके निशानी जो क्या है, 2 बिंदु लगे होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। अब देखिए, इसमें सेंटेंस में देखिए, जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक नाम, जैसे कृष्ण के अनेक नाम, 2 बिंदु लग गए, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। जैसे कृष्ण के अनेक नाम, आगे 2 बिंदु लग गए, उपविराम लग गया, तो मतलब उसको अलग से कर दिया हमने। ठीक है। अब देखिए, विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन जैसे बोलते हैं, जैसे हैरानीवाचक चिन्ह भी बोलते हैं आप, एक डंडी से लगा के नीचे बिंदु। जब हम कोई हैरानी प्रकट करते हैं, जैसे हाय, आ, छी, अरे, शाबाश, हाय वह मर गया, आह कितना सुहावना मौसम है, वाह कितना सुंदर पेड़ है। तो जब हम हैरानी प्रकट करते हैं किसी चीज़ को लेकर, वाह, आह, हाय, छी, अरे, शाबाश, तो उसके बाद जो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसे विस्मयादि बोधक यानी हैरानीवाचक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है। अगला भाग देखिए, अर्ध विराम। अब अर्ध विराम क्या है? सेमी कॉलन। देखो बेटे, साथियों, देखो कि कॉमा के ऊपर एक बिंदी लगी हुई है। एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो। ठीक है। जैसे सूर्यास्त हो गया है, अब यहाँ पर कॉमा के ऊपर बिंदी लगी, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया है। अब ये क्या है कि सूर्यास्त हो गया है, तो मौसम कैसा हो गया है कि लालिमा का स्थान कालिमा ले लिया, क्योंकि सूरज छिप गया है। तो इस वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से है। कल रविवार है, मतलब छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन है मतलब आराम मिलेगा। तो तीनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये बड़ा आसान है। जब भी हम कोई प्रश्न करते हैं, कौन, क्या, कैसे, कहाँ,
तो वहाँ पर पीछे क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे वह क्या खा रहा है, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो पीछे क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। राम बाजार से क्या लेकर आया था, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। जब भी हम कोई प्रश्न करते हैं तो उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह या इंटेरोगेटिव मार्क लगता है, जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। प्रश्न करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगता है। अब आके देखिए योजक चिन्ह, जैसे हाइफन कह देते हैं। हाइफन क्या होता है कि बीच में एक डंडी लगा दी जाती है। जैसे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में मैच हुआ तो भारत और वेस्ट इंडीज, तो दोनों के बीच में संबंध स्पष्ट करने के लिए, उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम सीता की मूर्ति है, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब जब बीच में ये वाला चिन्ह लग गया तो दोनों में क्या स्पष्ट हो रहा है, परस्पर संबंध, राम सीता सुख दुख। ठीक है, आगे देखो कोष्ठक चिन्ह, ब्रैकेट, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रैकेट, कोष्ठक। ठीक है, तो ब्रैकेट का हम प्रयोग क्यों करते हैं, जब वाक्यों के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने एकांकी में या नाटक में अपनी किताब में पढ़ा होगा कि जैसे अध्यापक ने क्या कहा, निकल जाओ कक्षा से, कैसे कहा, चिल्लाते हुए। तो अध्यापक का जो हम भाव स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में लिखते हैं, चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए क्या कहा, ठहर जा। तो उनका भाव स्पष्ट करने के ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि भैया उन्होंने कैसे कहा, उनकी मुद्रा कैसे थी। तो आगे है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास। अब देखो जब हम कोई भी डायलॉग पढ़ते हैं नाटक के एकांकी में तो हम हमेशा उसे कॉमास में लिख देते हैं। ठीक है, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है, क्या कहा है, दो कॉमास लगा के उसमें कह दिया, पराधीन सपनेहु सुख नाही, कि दूसरी की गुलामी में कभी सुख नहीं मिलता। जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा है, फिर वही कॉमास में, जीवन विश्व की संपत्ति है। तो जब हम किसी के कथन को, किसी के कहे को कहना चाहते हैं तो वो कॉमास में स्पष्ट कर देते हैं। अब देखिए लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह क्या होता है, लाघव मतलब लांघना है ना, किसी चीज़ को पार कर देना। मतलब क्या है कि जब हम किसी बड़े शब्द को छोटे शब्द में कहना चाहें, जैसे डॉक्टर, आपने देखा होगा बाज़ारों में कई बार जहाँ पर ऊपर लिखा होता है प्रो, पीछे बिंदी लगी होती है, प्रोपराइटर। ठीक है, प्रो लिख देते हैं अकेला। जैसे प्रोफेसर के में भी प्रो लिख देते हैं, डॉक्टर के आगे डा लिख देते हैं, पंडित के लिए प लिख देते हैं। इसी प्रकार जब हम सरदार अजीत सिंह लिखते हैं तो कई बार क्या करते हैं, स लिख के पीछे बिंदी लगा देते हैं। तो उसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि भाई बड़े शब्द को छोटे शब्द में कहने के लिए, चिन्ह कहने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया, जैसे एब्रीवेशन साइन कहते हैं। ठीक है, अब देखो विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या है, साइन ऑफ फॉलोइंग। इसमें देखो क्या हो रहा है कि दो बिंदियां लगा के आगे एक हाइफन का चिन्ह लगाया गया है। विवरण चिन्ह, जब हम किसी चीज का मतलब आगे व्याख्या देना चाहते हैं कि भाई इसके आगे क्या लाभ हैं या इसके क्या फायदे हैं, ये है क्या। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, तो आगे हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया, विवरण चिन्ह का, और फिर बता दिया। फिर संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, भाई कौन कौन से होते हैं, तो आगे बताने के लिए उससे पहले हमने क्या किया, विवरण चिन्ह की। जब हम इसका विवरण देना चाहते हैं तो इन चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे वचन के 2 भेद हैं, ठीक है, कौन कौन से 2 भेद हैं, तो आगे बताने के लिए हमने वहाँ पर क्या लगा दिया, विवरण चिन्ह, फिर आगे हम स्पष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार साइन ऑफ फॉलोइंग या विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आपकी पुस्तक में जो अभ्यास दिया हुआ है हम उसमें देखेंगे। देखिए ये वाक्य दिए हुए हैं आपकी पुस्तक में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वाक्य है भारत वेस्ट इंडीज के बीच कल 1 दिवसीय मैच खेला गया। पहले तो ये आप सबके पीछे जो है डंडी लगा दो, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो डंडी लगेगी। फिर भारत वेस्ट इंडीज संबंध स्पष्ट हो रहा है तो बीच में हमने हाइफन लगा दिया, नहीं कॉमा, मैंने ऐसा वायदा कभी नहीं किया, डंडी। आहा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, विस्मय आदि बोधक। देखो आहा, मेरे भाई को परीक्षा में प्रथम आने पर छात्रवृत्ति मिली, डंडी। तो इस प्रकार आप सभी वाक्य कर लेना यहाँ से देख देख के। इसी प्रकार देखो अन्य वाक्य हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कॉमा कॉमा शुरू, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, डंडी। ठीक है, कॉमा बंद। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को हम कॉमाज में लिख देंगे। मेरी बहन मास्टर ऑफ साइंस, फिर ब्रैकेट में क्या लिख दिया, MSc, क्योंकि मास्टर ऑफ साइंस को अंग्रेजी में MSc कहते हैं, उसको ब्रैकेट में स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा देने दिल्ली गई है, डंडी। निरंतर कार्य साधना में लगे रहना ही जीवन है, कॉमा, आलस्य तो रोग है, डंडी। या पूर्ण विराम हम लगा देते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और यहाँ पर बने रहें।
मैं आपके लिए और भी कई सारी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा ताकि आपको हिंदी में कोई समस्या ना आए। नमस्कार, आपका हरीश शर्मा।